तो वहीं दिल्ली एनसीआर में बिल्डरों की मनमानी और फ्लैट के लिए खरीदारों का चक्कर लगाना बड़ी समस्या है। बिल्डर के जाल में फंसकर निवेशक दर दर की ठोकरें खाता है। पिछले दिनों रेरा की तरफ से एक आंकड़ा जारी किया गया जिससे ये पता चलता है कि बिल्डर्स ने घर खरीदारों के खून पसीने की कमाई को लेकर जमकर खेल किया। बिल्डरों द्वारा इस तरह की गड़बड़ी के मामले में गाजियाबाद का प्रदेश में तीसरा स्थान है, जबकि नोएडा का पहला स्थान है। दूसरे नंबर पर लखनऊ है। निवेशकों के बिल्डर्स के चुंगल से निकालने के लिए रेरा एक का गठन किया गया। इसके अलावा प्रदेश सरकार की तरफ से मंत्री समूह का भी गठन किया गया था, लेकिन लोगों को इसका बहुत ज्यादा फायदा नहीं मिल रहा। आज भी निवेशक बिल्डर से पैसा हासिल करने के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। तो बिल्डरों की मनमानी लगातार यहां बढ़ती दिखाई दे रही है। तो रेरा पर चर्चा करने के लिए रेरा के जानकार ऋषि सिंह हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। ऋषि सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, सबसे पहला सवाल आसान शब्दों में जानना चाहेंगे कि आखिर रेरा है क्या, इसके नियम क्या क्या है, और आखिर इस नियम के लागू हो जाने के बाद भी होम बायर्स को इतनी दिक्कतों का सामना क्यों करना पड़ रहा है? आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई कि आपने मुझे ये मौका दिया है रेरा के विषय में अपनी बात रखने का। और आपका सवाल बिल्कुल जायज़ है कि रेरा क्या है और रेरा कैसे इस्टेब्लिश हो पाया। वास्तव में मैं आपको बताऊं कि मई 2016 के बाद रेरा का गठन हुआ। उससे पहले रेरा नहीं थी। तब तक रियल एस्टेट का सेक्टर अनऑर्गेनाइज था, लेकिन एज ऑफ नाउ रियल एस्टेट का सेक्टर ऑर्गेनाइज सेक्टर का रूप ले रहा है। ऑलरेडी रेरा को गठन हुए करीब करीब 6 साल हो चुके हैं, 5 साल हो चुके हैं, तकरीबन 5 साल हो गए हैं। और रेरा अपनी पूरी फॉर्म में आते आते करीब करीब 10 साल लगेंगे। लेकिन इसमें भी अभी कई खामियां हैं जिसको दूर किया जा रहा है राज्य सरकार और केंद्र सरकार के द्वारा बेसिकली। और रेरा से बहुत बड़ी राहत ग्राहक को ये मिला है कि ग्राहक को एक ट्रांसपेरेंसी मिली है। उस ट्रांसपेरेंसी के जरिए लोगों में विश्वास बढ़ा है। और उसके साथ साथ अब निवेशक जो है मई 2016 के बाद धोखाधड़ी का शिकार नहीं हो रहे हैं। जितनी भी शिकायतें थी वो रेरा गठन होने से पूर्व की शिकायतें थी, जिसको भी रेरा गाइडलाइन के अंतर्गत दूर किया जा रहा है। सर, दिल्ली एनसीआर में बहुत सारे ऐसे होम बायर्स हैं जिनको अभी भी इन्हीं दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, तो आखिर वो ऐसा क्या करें जिनसे उन्हें इन मुसीबतों से बचा जा सके? मैं आपको बताना चाहता हूं कि रेरा गाइडलाइन आने के बाद जो है बहुत सारी मुसीबतें जो है ऑटोमेटिकली ट्रांसपेरेंसी की तरफ बढ़ चुकी है। अगर मैं बात करूं कि अभी बहुत सारे पुराने डेवलपर की मैं बात करूं, जैसे आम्रपाली है या और भी बहुत सारे डेवलपर हैं जिनकी वजह से ग्राहकों को दिक्कत हुई है, उनका भी समस्या का समाधान कर दिया गया है। एनबीसीसी के माध्यम से ऑलरेडी उन सबको घर मुहैया कराने की तारीख और समय और सीमा दे दी गई है। फिर भी अगर कोई शिकायत होती है तो उनके लिए एक पैनल बनाया गया है जिसमें कि रेरा गाइडलाइन के अंतर्गत सारे चीज़ों को सुनी जाती है और उसमें डेवलपर के ऊपर कार्रवाई करके उनका निदान किया जा रहा है। तो ग्राहकों को पैनिक होने की जरूरत नहीं है। नए निवेशक का तो खास करके पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं है। मई 2016 के बाद जितने भी प्रोजेक्ट आए हैं उनकी एक रेरा नंबर है जो यूपी रेरा पीआरजी के नाम से आता है। और अगर उनको जो भी कंसल्टेंट भी करते हैं तो यूपी रेरा एजीटी के नाम से कंसल्टेंट है और वो रेरा नंबर देखकर उनमें निवेश करें। उनको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। गवर्नमेंट इसमें पूरी तरीके से आसान्वित भी करती है अपने ग्राहकों को, और ग्राहकों को प्रोटेक्ट करने के लिए ही ऐसा कानून लाया गया है। तो अब ग्राहक को बहुत सारी असुविधाओं का सामना नहीं करना पड़ेगा, जैसा कि रेरा कानून में ऑलरेडी दिया गया है। मानता हूं मैं कि कानून में अभी कुछ खामियां हैं जिसको कि समय टाइम टू टाइम उसको दूर किया जाएगा और उसको रिजॉल्व भी किया जाएगा। जी सर, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, बायर्स के लिए रेरा में रजिस्ट्रेशन करवाने का जो प्रोसेस है वो काफी लेंथी है, तो इसको लेकर क्या कुछ जानकारी आप दर्शकों को बताना चाहेंगे? मैं आपको बताऊं, बायर को रेरा में रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है। रेरा रजिस्ट्रेशन की जो प्रोसेस होता है वो डेवलपर के लिए है और डेवलपर के साथ जो चैनल पार्टनर जो ब्रोकर्स जुड़े होते हैं उनके लिए रेरा रजिस्ट्रेशन की अनिवार्यता है। बायर को एक ट्रांसपेरेंसी दी गई है कि आप वेबसाइट के ऊपर जाकर, वेब पेज पे जाकर आप रेरा की गाइडलाइन को पढ़ सकते हैं और उन डेवलपर के सारे डॉक्यूमेंट को चेक कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं और उनकी पूरे प्रोसेस को देख सकते हैं। सेक्शन 9 में और सेक्शन 62-67 में ऑलरेडी सारे प्रावधान दिए गए हैं कि कोई भी डेवलपर अगर जो अपनी प्रोजेक्ट को बनाना चाहता है वो पहले तो रेरा नंबर लेना अनिवार्य है। और रेरा नंबर जब अनिवार्य हो जाता है तो उसके बाद उसको सारे नॉर्म्स को फॉलो करना होता है। अगर वो नॉर्म्स को फॉलो नहीं करता है तो उनके ऊपर एक हैवी पेनल्टी भी रखी गई है। यहाँ तक कि कंसल्टेंट के ऊपर भी पेनल्टी रखी गई है। तो ये सारी जानकारी आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से आम जनता तक अगर पहुंचेगी, आम जनता भी इन विषयों को अगर समझेगी तो हमें लगता है कि बहुत पैनिक होने की समस्या नहीं है।
वो लोग फिर धीरे धीरे इस गाइडलाइन को समझेंगे। जैसे कि अब मैं देखता हूँ कि IRDA में, इंश्योरेंस कंपनियों में अब गड़बड़ी ना के बराबर होती है, लोग इंश्योरेंस खरीदते हैं और उनको वापस पैसा मिल जाता है। वैसे ही रेरा गाइडलाइन के अंतर्गत अब जो लोग प्रॉपर्टी खरीदेंगे उनको भी एक बहुत बड़ी ट्रांसपेरेंसी मिलेगी और गवर्नमेंट इस दिशा में अपना कदम बढ़ा रही है और हमारे ख्याल से जो खामियां हैं उसको भी दूर किया जा रहा है धीरे धीरे। जी सर, कोरोना काल में रियल एस्टेट पर कोरोना काल का बहुत असर पड़ा है, तो ऐसे में क्या माना जाए कि आगे जाकर प्रॉपर्टी के दाम जो है वो बढ़ सकते हैं? मैं आपको बताऊं, कोरोना काल में रियल एस्टेट क्या सभी सेक्टरों पे प्रभाव पड़ा है इसका। तो मैं आपको देखूं कि कोई भी सेक्टर को अब कोरोना काल से छूता नहीं रहा। कंस्ट्रक्शन अगर रुकेगी तो ऑब्वियसली सारी चीजें होगी और गवर्नमेंट एकदम से रिफॉर्म लाने की कोशिश कर रही है। जब ये गवर्नमेंट इतनी बड़ी रिफॉर्म लाने की कोशिश कर रही है तो उसको एस्टेब्लिश होने में थोड़ा टाइम तो लगेगा। कोरोना काल ने पूरे देश को स्थिर किया, लेकिन उसके बाद मैं बताऊं आपको कि सबसे ज्यादा सरप्लस पैसा सिर्फ 2 ही जगह निवेश होता है, या तो वो एग्रीकल्चर में निवेश होता है या तो रियल एस्टेट में निवेश होता है। जैसे ही लोगों के पास मैक्सिमम पैसे आते हैं तो वो रियल एस्टेट में ही निवेश करते हैं। तो रियल एस्टेट की निवेश की संभावना यहां तक मैं देख रहा हूं कि आफ्टर कोरोना बाद जो पिछली लॉकडाउन हुई थी उसके बाद बहुत तेजी से मूवमेंट हुई है और प्रॉपर्टी की न्यू लॉन्चेज नहीं आ रहे हैं, क्योंकि डेवलपर जो है नए कानून की वजह से कहीं ना कहीं फुक के कदम रख रहा है। तो ग्राहकों को प्रोटेक्ट करने के लिए बड़े डेवलपर, बड़े प्लेयर आ रहे हैं मार्केट में और प्राइस दाम बढ़ने की 100% संभावना है और ऑलरेडी निवेश की संभावना बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है और निवेश हो भी रहे हैं। कॉमर्शियल और रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी दो एक ऐसा सेगमेंट है जिस सेगमेंट में बहुत तेजी से इन्वेस्टमेंट हो रहे हैं। आपको मैं बताऊं कि 3.5 लाख फ्लैट जो है ग्रेटर नोएडा वेस्ट में है। कोरोना में जब लॉकडाउन हुआ था तो इन्हीं 3.5 लाख फ्लैटों के अंदर लोगों ने रहकर अपनी जिंदगी बचाई जी। तो आज की डेट में कोरोना आने के बाद लोग बाग ये समझ रहे हैं कि हमें हमारे पास हमारा घर तो होना चाहिए, घर की वजह से ही हम बच पाए। तो कोरोना जैसी त्रासदी को देखते हुए लोग अब रेसिडेंशियल फ्लैट की तरफ मूव भी कर रहे हैं और कॉमर्शियल प्रॉपर्टी की तरफ भी मूव कर रहे हैं। तो बहुत ज्यादा फर्क कोरोना के होने की वजह से नहीं पड़ेगा। कोरोना के काल में जरूर फर्क पड़ा है, लेकिन उसके बाद बहुत तेजी से रफ्तार ले रही है रियल एस्टेट जी। सर, रेरा के आने के बाद भी बिल्डरों की मनमानी लगातार जारी है, जिसके बाद होम बायर्स को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो आखिर कब तक बिल्डरों की मनमानी जारी रहेगी और होम बायर्स को कब तक इस समस्या का समाधान मिलेगा? देखिए, कई बार क्या होता है कि आधी अधूरी जानकारी की वजह से भी होम बायर परेशान होते हैं। अगर मैं बात करूं लीगल रेरा गाइडलाइन को अगर होम बायर्स फॉलो करेंगे, होम बायर नेगोशिएशन पॉइंट को फॉलो करेंगे और बहुत सारे टेक्निकल पॉइंट्स को फॉलो करेंगे तो बिल्डरों की मनमानी पे लगाम की जा सकती है। मैं ये नहीं कहता हूं कि सारे बिल्डर पाक साफ हैं, सारे बिल्डर अपने अपने तरीके से कार्यक्रम को करते हैं, अपने अपने तरीके से अपनी प्रॉपर्टी को चलाते हैं। रेरा गाइडलाइन में क्लियर मेंशन है कि 70% पैसा जो है उसी प्रोडक्ट में यूज होता है, 30% पैसा ही अब वो खर्च कर सकता है, कोई भी डेवलपर खर्च कर सकता है। तो 80% कंज्यूमर प्रोटेक्ट गाइडलाइन के अंतर्गत ये रेरा कानून लाया गया है। अगर होम बायर और अगर इन्वेस्टर जो है रेरा गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए इन्वेस्ट करते हैं तो किसी भी बिल्डर से घबराने की जरूरत नहीं है। इवन बिल्डर ही घबरा रहे हैं नए प्रोजेक्ट लाने के लिए और एजेंट भी घबरा रहे हैं, क्योंकि सीधा वेब पेज के जरिए उनको रेरा नंबर दिया जा रहा है, जिसकी आवाज़ हम लोगों ने लगातार सरकार से उठाई है कि सरकार जो है छोटे से इंश्योरेंस पॉलिसी को बेचने के लिए जो IRDA गवर्न बॉडी है उसके एग्जाम के जरिए एजेंट की नियुक्ति करते हैं। तो मेरी भी यही सोच है कि डेवलपर की रेरा नंबर जारी करने से पहले और किसी एजेंट की रेरा नंबर जारी करने से पहले उनमें एग्जामिनेशन और पारदर्शिता आएगी तो धीरे धीरे चीज़ें ठीक हो जाएगी। तो होम बायर्स के लिए भी और डेवलपर के लिए भी, इवन कंज्यूमर बाकी सरकार के लिए भी बहुत सारी चीज़ों को भी करने की आवश्यकता है। जैसे जैसे ये एस्टेब्लिश होगा 5 से 7 सालों के अंतर्गत आपको रेरा एक ट्रांसपेरेंसी इंडस्ट्री के रूप में आपको दिखाई पड़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल। ऋषि जी, इस तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। तो होम बायर्स को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है क्योंकि बिल्डरों की मनमानी दिनों दिन बढ़ती जा रही है और इसी को लेकर रेरा का गठन किया गया था, लेकिन अभी भी होम बायर्स को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।